बाईपास जिले के लिए एक ऐसा नाम जिसके नाम से राजनीति चमकाने और मनमानी का दौर जिले में खूब देखा। लेकिन बाईपास के नाम पर ऑक्सीजन जोन कहे जाने वाले पेड़ों की कटाई में जितनी खामोशी दिखाई दे रही है, उतनी ही खामोशी इन्हें जाने नहीं देंगे और सेव डेंजर जोन की बात करने वालों में दिखाई दे रही है। डेंजर जोन को लेकर न केवल नेताओं ने खूब सुर्खियां बटोरी, बल्कि कथित वन्य प्रेमियों और सामाजिक संस्थाओं ने भी जमकर वाहवाही लूटी। लेकिन लंबी चली कवायद के बाद डेंजर रोड पर बाईपास बनाने वालों का सपना धीरे धीरे साकार होता जा रहा है और घूमने के लिए प्राकृतिक वातावरण के इस क्षेत्र को बचाने में नेताओं और समाज सेवियों की ओर टकटकी निगाहें लगाए बैठे लोगों का सपना चकनाचूर। 3.5 फीट के इस मार्ग को बाईपास के लिए 5.5 फीट में बदलने का काम पर्यावरण अधिनियम के तहत विधिवत अनुमति मिलने के बाद 450 पेड़ों को काटा जाना है, जो पूर्व अनुमानित पेड़ों की करीब करीब संख्या के बराबर हैं। यह और बात है कि तत्कालीन जिम्मेदारों ने जरूरत के ही पेड़ काटे जाने की बात कही थी, जिनकी संख्या काटे जाने वाले पेड़ों की तुलना में काफी कम बताई गई थी। यही नहीं बल्कि इसके स्थान पर गायखुरी या गोंगले में इसकी पूर्ति के लिए पेड़ों को लगाए जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन पेड़ों को काटे जाने की पूर्ति के लिए पेड़ों को लगाए जाने के पहले ही पेड़ों की कटाई जिस खामोशी से की जा रही है, उससे उन लोगों की रूहें जरूर परेशान हो रही थी जिन्होंने इसे ऑक्सीजन जोन के रूप में संवारते हुए देखा था। हालांकि इस बाईपास का कितना लाभ मिलेगा या फिर एक बार फिर बाईपास के नाम से बड़ी राशि खर्च कर मार्ग औचित्यहीन हो जाएगा, यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन मोटी मोटी जानकारी को लेकर जानकार इस बाईपास को औचित्यहीन बताते हैं। जानकारों की माने तो बारिश में यह मार्ग अतिवर्षा के कारण जलभराव से कोई काम का नहीं रहेगा। वहीं सबसे बड़ी इस मार्ग की शुरुआत और अंत में लगे रेलवे पुल की ऊंचाई और लगाए गए बैरिकेड बड़े वाहनों को यहां से गुजरने में बड़ी अड़चन पैदा करेंगे, जिससे बाईपास केवल छोटी गाड़ियों के लिए ही उचित और लाभदायक कहा जा सकता है। जिससे शहर से गुजरते बड़े वाहनों के यातायात को कैसे रोका जाएगा, यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। जिले में रिंग रोड के वादे वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन रिंग रोड का सपना भी आज की परिस्थिति को देखते हुए काल्पनिक लगने लगा है। फिलहाल बाईपास को लेकर जो सबसे बड़ी और गर्म चर्चा यह है कि ऑक्सीजन जोन के पेड़ों की कटाई बदस्तूर जारी है और मुख्य वन संरक्षक की माने तो जल्दी ही चिन्हित किए गए पेड़ों को काटने का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक जानकारी के अनुसार बाईपास पर लगभग 442 पेड़ों को काटा जाना है और समाचार लिखे जाने तक लगभग आधा सैकड़ा पेड़ काटे जा चुके हैं। जितने पेड़ काटे जाने हैं उसमें चिन्हित किए गए पेड़ों की संख्या में सागौन के 343, धावड़ा के 16, आलपाल के 43, जलाऊ के 40 पेड़ों को काटा जाना है। देखिए, डेंजर रोड का जो कार्य होना था उसमें विधिवत प्रकरण को एफसीए के अंतर्गत, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसको विधिवत स्वीकृति लेके उसमें करीब 400-450 वृक्षों की अनुमानित संख्या में वृक्ष काट के रोड का चौड़ीकरण होना है। तो वो कार्य अभी चालू हुआ है कल से और लगभग अभी 40-50 पेड़ कटे हैं, कार्य प्रगति पे है। आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। कुछ पर्यावरण प्रेमियों का ये कहना आ रहा है कि कुछ पेड़े जो साइड में रोड से काफ़ी दूर है, जिनमें लेकिन मार्किंग हो चुकी है, कुछ पेड़ों को बचाया जा सकता है इसमें। देखिए, ये जब चूँकि परमिशन प्राप्त हो चुकी है कटाई की मार्किंग के बाद, कोई भी केस वन संरक्षण अधिनियम के अंदर रहता है तो उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं, विधिवत स्वीकृति प्राप्त करके। आज की स्थिति में जब अपने को पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और चूंकि आप ये कहते हैं कि कुछ पेड़ों को काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, ऐसा अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन ये जरूरी है कि कार्य की स्वीकृति होने के बाद में वृक्षों की कटाई प्रगति पे है। यह जिले के क्रिकेट खेल और खिलाड़ियों के लिए खुशी की खबर है कि जबलपुर में आयोजित जिला स्तरीय अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट में बालाघाट की टीम ने जबलपुर की टीम को 110 रनों के भारी स्कोर से हराकर अंडर 15 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता होने का गौरव हासिल किया, जिसको लेकर डीसीए ने खुशी जाहिर की है।
गौरतलब हो कि डीसीए बालाघाट की अंडर 15 टीम जबलपुर में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने पहुंची थी, जिसमें जबलपुर संभाग अंतर्गत जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अपने लीग मैच में छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर को हराकर डीसीए बालाघाट फाइनल में पहुंची थी, जहां उसका मुकाबला जबलपुर से था, जिनका फाइनल मैच 23 नवंबर को जबलपुर के निमखेड़ा स्थित रणजी ट्रॉफी मैदान में खेला गया, जहां टॉस जीतकर जबलपुर ने बालाघाट को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए डीसीए बालाघाट की टीम ने जबलपुर के समक्ष 186 रन का लक्ष्य रखा था, जिस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जबलपुर की पूरी टीम 76 रन पर ऑल आउट हो गई। जिला स्तरीय अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट में जबलपुर में बेहतर प्रदर्शन पर संभागीय टीम के लिए जिले के 5 से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो आगामी समय में जबलपुर की संभागीय टीम में शामिल होकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। डीसीए सचिव निशांत मिश्रा ने कहा कि यह जिले के लिए बड़े ही गौरव और खुशी का पल है, जब बालाघाट की टीम ने जबलपुर पर जिला स्तरीय टूर्नामेंट में एक तरफा जीत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि यह बीसीसीआई का छोटा फॉर्मेट है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संभाग के बाद राज्य और फिर देश के लिए खेलने वाली अंडर 15 टीम में खेलने का मौका मिलता है, और निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जिले के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उससे जिले के खिलाड़ी आगे चलकर देश के लिए भी खेलेंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जबलपुर में आयोजित अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग जबलपुर संभाग के सभी जिलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसी क्रम में बालाघाट ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और हमारे बालाघाट के अंडर 15 के बच्चों ने आज बालाघाट को स्वर्णिम अक्षर पर नाम लिखवाया है, और जबलपुर को फाइनल मैच में हराकर जबलपुर संभाग का सिरमौर बना है। कितने ओवर का मैच था और कितने रनों का टारगेट था? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह मैच 2 डेज मैच थे, लेकिन जबलपुर में वर्षा और पानी आने के कारण इस मैच को संशोधित करके 45 ओवर का किया गया था, जिसमें जबलपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बालाघाट को, और बालाघाट ने शानदार 186 रन बनाए, जिसमें आजन सिंह ने 96 रन बनाया और सुमित जांगेड़ ने 45 रन बनाए, और जबलपुर की टीम को मात्र 76 रन पे सीमित स्कोर पर ऑल आउट कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। ये हम सब खेल प्रेमी, बालाघाट जिले के सभी खेल प्रेमी और खेल के सहयोगियों के लिए बड़े हर्ष और विषय का बात है। जैसी यह टीम बालाघाट पहुंचेगी, हम उनका भरपूर स्वागत करेंगे और उनके हौसला अफजाई करेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की टीम के शानदार प्रदर्शन पर जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष अनिल धुआरे, सलीम अंसारी, नितिन भोज, भरत सराटे सहित अन्य पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को बधाई प्रेषित की है। ठंड के मौसम में कोहरा छा जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंगलवार को मुख्यालय सहित मलाजी खंड में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही और सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से मंगलवार की सुबह लोगों को 5 मीटर दूरी तक भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका असर यातायात पर भी देखने को मिला और वाहन चालक डिपर लाइट जलाकर वाहन चलाने मजबूर दिखाई दिए। सड़कों पर एहतियातन लोग गाड़ियों को धीमी स्पीड में चलाते देखे गए। इस समय देश के हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों तक बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट के बाद अब मौसम फिर से बदलता लग रहा है। आज सुबह मुख्यालय सहित मलाज खंड में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड और बढ़ सकती है, जबकि बारिश की भी संभावना है। मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से इन दिनों दिन में राहत और सुबह शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। मंगलवार को सुबह तापमान में कमी के साथ ठंड का असर देखा गया। हालांकि नवंबर बीतते आ रहा है, लेकिन जो ठंड का असर दिखाई देना चाहिए था, वैसी ठंड अभी देखने को नहीं मिली है। आगामी दिनों में तापमान में भी कमी आ सकती है और फिर से कड़ाके की सर्दी का एहसास लोगों को हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 1-2 दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान में वृद्धि होने से दिन भर खिली धूप के बीच लोगों को सर्दी से राहत मिली। हालांकि शाम होते होते सर्दी का एहसास होने लगा।
बालाघाट स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार और चल प्रतिष्ठा समारोह और दीक्षार्थी अभिनंदन का श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के 2 दिवसीय आयोजन के तहत 23 नवंबर को आचार्य भगवंत साधु साध्वी भगवंतों का मंगल प्रवेश और दीक्षार्थियों का वरघोड़ा सुबह अहिंसा द्वार द्वारा काली पुतली चौक से कृषि उपज मंडी इतवारीगंज तक निकाला गया। आचार्य साधु साध्वी मंगल प्रवेश में बालाघाट निवासी कृपानिधि महाराज शाह और कर्तव्य निधि महाराज शाह भी शामिल थी। अहिंसा द्वार से आचार्य साधु साध्वियों के मंगल प्रवेश के साथ निकले दीक्षार्थियों के वरघोड़ा अहिंसा द्वार से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से आयोजित मंचीय कार्यक्रम स्थल पहुंचा। सामाजिक बंधु अजय लूनिया ने बताया कि 101 वर्ष पुराने श्री पार्श्वनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार का कार्य विधि विधान से प्रारंभ होगा, जिसमें शामिल होने आज आचार्य श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज शाह, प्रज्ञा श्री महाराज शाह और प्रियंकरा श्री जी महाराज शाह के साथ साधु साध्वियों का मंगल प्रवेश हुआ, जबकि कल 24 नवंबर को प्रातः श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के जीर्णोद्धार का विधि विधान से शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा बालाघाट नगर के मुख्य मार्ग पर 101 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ जिनालय जैन मंदिर स्थापित है और उसका जीर्णोद्धार कार्य कल से प्रारंभ होने जा रहा है और उस हेतु आचार्य भगवान श्री जी पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, साध्वी प्रियंकरा श्री जी महाराज साहब, साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आज भी 19 साधु साथियों का आगमन बालाघाट की पुण्यतिथि पर हुआ है। तो कल उनकी मिश्रा में जीर्णोद्धार और चल प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार ये परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के पास अभी बहुत कम समय बाकी है। जहां 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ होगी, जिसके लिए विद्यार्थियों के पास काफी कम समय बचा है, वो भी तब जब स्कूल शुरू होने के बाद कुछ समय तक बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की और अब जाकर उनका स्कूल शुरू हो सका है। ऐसे में विद्यार्थियों का कोर्स भी अधूरा है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर परीक्षा के पूर्व तक बच्चों का कोर्स पूरा हो पाएगा या नहीं। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा इस बार विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षार्थी को 1.5 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा। अर्थात परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को सुबह 8:30 बजे केंद्र पहुंचना होगा। एक जानकारी के अनुसार इस वर्ष जिले में नियमित और स्वाध्यायी 47,633 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है, जिसमें नियमित कक्षा और व्यावसायिक परीक्षा के परीक्षार्थी शामिल हैं। हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा में नियमित और स्वाध्यायी मिलाकर कुल 27,570 परीक्षार्थी, हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में नियमित और स्वाध्यायी 20,038 परीक्षार्थी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 25 नियमित परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि अभी केंद्र का निर्धारण होना बाकी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर देने के बाद अब शिक्षा विभाग में परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।